हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। माई सेल्फ एसके। आपके आर्ट एंड कल्चर के अभी हमारे 9th लेक्चर हो चुके हैं। आज मैं आपके लिए 10th वाला लेक्चर लेकर आया हूँ, 10वां लेक्चर लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लग रहा है आपको 2-3 दिन से आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं मिली, तो आप लगा है फॉरगेट कर गए होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ विदिन 50 सेकेंड, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो हमारा विषय का नाम था, सब्जेक्ट का नाम था कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, क्या नाम था? कला एवं संस्कृति। संस्कृति को हमने अवॉइड किया था, कला को हम समझ रहे थे। और मैंने आपसे कहा था कला 2 प्रकार की होती है, आर्ट्स आर 2 टाइप्स। एक आपका मैंने बताया था आपका दृश्य कला, और एक मैंने आपको बताया था प्रदर्शन कला। दृश्य कला का मतलब जो दिखती हो, विजुअल आर्ट्स। प्रदर्शन कला का मतलब जो प्रदर्शन करते हो आप, तो ये परफॉर्मिंग आर्ट था। दृश्य कला के अंदर जो मैंने आपका पहला हेडिंग डलाया था कि दृश्य कला के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो आपकी दृश्य का मतलब मूर्ति भी आपको दिखती है, चित्र भी आपको दिखती है, स्थापत्य मतलब घरों के डिजाइन, स्तूप के डिजाइन, महलों के डिजाइन, वो भी आपको दिखते हैं, तो वो स्थापत्य कला में आता है। आगे चित्रकार है, मूर्ति कला है, तो ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, स्थापत्य कला कर रहे हैं। तो स्थापत्य कला दृश्य कला के अंदर जो है, या वास्तुकला भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत कर रहा। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो हमारी 3 हिस्ट्री हैं, हालांकि हिस्ट्री तो एक है लेकिन उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली हिस्ट्री कौन सी है? प्राचीन, फिर है आपकी मध्यकालीन, और फिर है आधुनिक। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं तीनों की स्थापत्य कला बताऊंगा, मतलब कि जो मुगल वगैरह या दिल्ली सल्तनत के जो शासक तुर्क अरबी वगैरह जो लेकर आए थे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अंग्रेज जो कला लेकर आए थे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और प्राचीन काल में जो हमारे सम्राट रहे, अशोक मौर्य या चंद्रगुप्त या और भी बहुत सारे शासक, उन्होंने जो यहाँ पर कला विकसित की उसको भी पढ़ाऊंगा। तो मैंने प्राचीन काल की आपकी स्थापत्य कला हो चुकी है, प्राचीन काल की स्थापत्य कला आपकी हो चुकी है। उसमें आपकी मौर्य, सिंधु घाटी, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सारी स्थापत्य कला हो चुकी है। उसमें मैंने आपको मंदिर भी करा दिए हैं। मंदिर थोड़े से विदेश के रहे हैं लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप हम प्राचीन से मध्यकाल की स्थापत्य कला में क्या करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे या फिर पायनियर हो जाएंगे। तो मध्यकालीन स्थापत्य कला हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। प्राचीन स्थापत्य कला को हमने पढ़ लिया है, मध्यकालीन स्थापत्य कला के बाद हम आधुनिक पढ़ेंगे। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखना। प्राचीन की हमने पढ़ ली स्थापत्य कला, मतलब कि प्राचीन में किस तरह के मंदिर थे या उनकी स्थापत्य कला थी, या फिर गुफाएं थी, या फिर आपका स्तूप थे, ये सारे स्तंभ वगैरह हमने सारे पढ़ लिए। अब हम मध्यकालीन की चीज़ें पढ़ेंगे कि मध्यकालीन में कैसे ताजमहल था, कैसे आपका लाल किला था, कैसे हमारे मकबरे थे, कुतुब मीनार थी, या फिर बहुत सारी मस्जिदें ऐसी थी, या फिर मकबरे थे, वो सब हम यहाँ पर मध्यकालीन में देखेंगे। तो हमारा मेन हेडिंग है आपका मध्यकालीन। तो आपको मैं पिछला रिमाइंड कराया मैंने आपको, आप जो है आराम आराम से पढ़ेंगे। तो आपको जो हेडिंग डालना है वो मेन हेडिंग है आपका मध्यकालीन स्थापत्य कला। ये हमें पढ़नी है, मध्यकालीन स्थापत्य कला। तो मध्यकाल को समझते हैं। मध्यकाल में स्थापत्य कला का जो विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, प्राचीन की हमने पढ़ ली है, अब मध्यकालीन की देखते हैं। कैसे देखते हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूं कुछ चित्र के माध्यम से। यह आपका भारत का नक्शा हो गया। इसमें जो है पहले कभी पाकिस्तान भी था, 1947 से पहले, आप लोगों को पता ही है। तो ये पूरा भारत कहलाता था उस टाइम पर, ये पूरा भारत है। ठीक है, इधर वाला देश जो कहलाते थे ये पश्चिमी देश कहलाते थे, पश्चिमी देश। तो पश्चिम इधर है, इधर आपका ये पूरब हो गया। देखो हमारा भारत बहुत पहले से क्या रहा है, समृद्ध रहा है, और इसको सोने की चिड़िया भी बोलते चले आ रहे थे। और यहाँ पे कुछ ऐसे रिसोर्सेज रहे हैं, संसाधन रहे, जिसकी वजह से इसका जो है ग्लोबल लेवल पर नाम रहा है प्राचीन काल से, कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर समृद्धि है बहुत ज़्यादा। वो तो अलग अलग शासकों ने आके, आक्रमणकारियों ने आकर, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, या फिर और भी तुर्कों ने, अरबों ने आके सब हमें लूट लाट कर ले गए। तो इस वजह से आज हमारी स्थिति थोड़ी डामाडोल है, लेकिन पहले कभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। तो इधर का जो क्षेत्र है ये पूर्वी है, यहां से लगातार आक्रमण हुए हैं, उसको समझते हैं किस तरीके से। देखो 600 ईस्वी के टाइम पर, 600 या 7 ईस्वी के टाइम पर, 600 या 7वीं या
छठी या सातवीं, ऐसे समझ लिया। छठी या सातवीं अब से मतलब कि 1400 साल पहले यहाँ पे ऐसा मान लो उत्तर भारत में एक जो शक्ति थी मतलब कि हर्षवर्धन का यहाँ पे काल था। हर्षवर्धन जो थे यहाँ पे शासन करते थे, वर्धन वंश था उनका। हर्षवर्धन ने इस पूरे क्षेत्र पर क्या कर रखा था, अधिकार कर रहा था एक टाइम पर। लेकिन एक टाइम पर क्या हुआ, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। जैसे 647 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई मोटा मोटा। तो 647 में जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई तो उनका जो इस पूरे भारत में जो अधिकार था, जो उनकी एक केंद्र था, शक्ति का जो केंद्र थे, वो उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो यहाँ पर उनकी मृत्यु के बाद बहुत छोटी छोटी क्या हुई, राजाओं का उदय हुआ। बहुत छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ इस भारत में। भारत में छोटे छोटे राजाओं का उदय हुआ। और वो छोटे छोटे राजाएं जो हैं अपने आप में शक्तिशाली थे, बाकी ये केंद्र लेवल पर या हायर लेवल पर शक्तिशाली नहीं थे, मतलब कि कमजोर मान लो एक तरीके से। शक्तिशाली ना होने का मतलब कमजोर। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके इस तरीके से बन चुके थे। ये चीज़ का फायदा जो है आपके पश्चिमी देशों ने उठाया कि भारत में कोई भी ऐसी केंद्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं बची है जिससे आपको हमें खतरा हो। तो पश्चिमी देशों को पता था कि भारत में जो है समृद्धि है, तो जैसे ही उनको पता लगा कि आप कोई केंद्रीय शक्ति नहीं है तो पश्चिमी देशों से आक्रमण करना स्टार्ट किया। तो आक्रमण करने का क्रम जो रहा, पहले जो है अरबियों ने किया या अरब देश से आए, उसके बाद तुर्कों ने किया। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नाम रखने हैं, अरब देशों से और तुर्क देशों से। सब कहां से आए थे, पश्चिम से ही आए थे। इसमें आपको 3 नाम याद रखने इंपॉर्टेंट। एक है आपका मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा आपको नाम रखना है महमूद गजनवी, और तीसरा आपको नाम रखना है मोहम्मद गोरी। सबसे पहले जो है आपका किसने आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। यहां पे लूटा उसने अच्छी तरीके से, फिर वो चला गया। उसके बाद जो है महमूद गजनवी आया, उसने भारतीय मंदिरों पर हमला किया, उसने उसको वहां पे लूटा और वो भी चला गया, क्योंकि वो यहाँ पर जो है अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी आया। मैं बता रहा हूँ बहुत जल्दी में, क्योंकि मिडवल का पार्ट है, मध्यकालीन इतिहास का पार्ट है, कला एवं संस्कृति का नहीं, लेकिन फिर भी मैं जोड़ने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, 3 ऐसे आए शासक। पहले इसने हमला किया मोहम्मद बिन कासिम ने, फिर महमूद गजनवी ने, फिर आपका मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी ने जब लास्ट में सबसे हमला किया 1175 के टाइम पर, तो इसने जो है भारत में अपनी एक राजनीतिक सत्ता बनाने का कहीं ना कहीं एक प्रभाव छोड़ दिया। इसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक इसके जो सेनापति था, तो वो मोहम्मद गोरी अपने सेनापति को सारा क्षेत्र छोड़ के भारत का जीत कर कुतुबुद्दीन ऐबक को चले गए। क्या चीज चले गए छोड़कर, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चले गए। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चले गए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर अपनी एक सल्तनत बना ली, जिसका नाम रख दिया गया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, वो इसलिए बताया, यहां पर ये आए, पश्चिम से आए, इस्लामी कंट्रियों से आए, ये भी आए, पश्चिम से आए, इस्लामी कंट्रियों से आए। मोहम्मद गोरी इस्लामी कंट्री पश्चिम से आए, तो इनके पास किस तरह की कला होगी इनके देशों में, वो होगी इनकी इस्लामी स्थापत्य। कैसी होगी, इस्लामी स्थापत्य, जो इस्लामी देशों में चलती होगी। अब इन्होंने भारत में आए, भारत में देखा, भारत में जो स्थानीय स्थापत्य थी, मतलब कि भारत में भी तो एक विकास चला आ रहा है स्थापत्य का, तो भारत में जो स्थापत्य थी स्थानीय लोगों के द्वारा, तो वो इसमें मिक्स हो जाएगी, तो भारतीय स्थापत्य मान लो उसको। अब इससे क्या हुआ, जब उन्होंने अपना दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो है सल्तनत को स्थापित कर दिया दिल्ली के अंदर, तो अब इस्लामी स्थापत्य और भारतीय स्थापत्य क्या हो गई, मिक्स हो गई। इस्लामी स्थापत्य और भारतीय स्थापत्य मिक्स हो गई, तो एक नई शैली का विकास हुआ, नई स्थापत्य कला का विकास हुआ। उसका नाम जो निकल कर आया, इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली। अब आप समझ गए होंगे ये करने के लिए मुझे इतना तामझाम करना पड़ा है। इंडो मतलब कि भारत, इस्लामी मतलब कि आप लोगों को पता है इस्लाम कंट्री से जो आए थे, इस्लामिक कंट्री से जो आए थे। तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी अपने साथ ये कौन सी स्थापत्य,
इस्लामी स्थापत्य लाए थे और भारतीय स्थापत्य कला में इनका मिक्स हो गया, तो एक नई शैली निकल कर आई, इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली। इसी का एक नाम हो रहा है इंडो अरबी स्थापत्य शैली। एक और नाम है इसी का, इंडो अरबी स्थापत्य शैली। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भारतीय और अरबी देशों के या फिर पश्चिमी देशों के इस्लामी कंट्रियों के मिलने से एक नई शैली का विकास हुआ, इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली या इंडो अरबी स्थापत्य शैली। तो इसको समझाने के लिए जो है मैंने आपको किया है इतना तामझाम, अब आप समझ गए होंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, भारत था 647 के टाइम पर, भारत में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं रही, सब छोटे छोटे उसमें बढ़ चुके थे, तो कोई इतना राजनीतिक प्रभाव नहीं रहा था, पॉलिटिकल इफेक्ट नहीं रहा था। ये चीज़ अरबी देशों को या फिर पश्चिमी देशों को पता लगी, उन्होंने जो है इस स्थल के रास्ते इस पर हमला करना स्टार्ट किया, तो ये सफल होते गए। मोहम्मद बिन कासिम भी सफल हुआ, मोहम्मद गजनवी भी सफल हुआ, लेकिन ये सफल भी हुआ और इसने यहाँ पर अपनी सत्ता भी स्थापित कराई। सत्ता कैसे, इसने जितने भी क्षेत्र भारत में जीते थे मोहम्मद गोरी ने, वो क्षेत्र विजित करके कहाँ किसको दे गया, अपने सेनापति, जो उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यहाँ पर दिल्ली में रुक गया और उसने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत बना दी। और दिल्ली सल्तनत को हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, लेकिन अभी मेरा जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि एक शैली का विकास हुआ, उस शैली का नाम था इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली या फिर इंडो अरबी स्थापत्य शैली। अपने तरीके से बनाइए, आगे चलते हैं। तो मैं आपका जो इतनी देर से जो बता रहा था, इसलिए बता रहा था, मध्यकालीन की स्थापत्य कला का क्या नाम था आपका, इंडो मतलब कि भारत अरबी स्थापत्य शैली। दूसरा नाम इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली। अब जो मैं आपको बता रहा हूं मिडिवल या मध्यकालीन जो मोटा मोटा स्टार्ट हो जाता है 712 से 1600 तक हो जाता है, ऐसा मान लो आप मोटा मोटा। 712 से जब कौन आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं, पश्चिमी देशों के मुस्लिम शासक जो है जब पश्चिम तरफ से जो है हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, तभी जो है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो जाती है। तो मध्यकालीन शुरुआत की यहाँ से 712 से हो गई और 1600 मतलब कि जब अंग्रेजों ने भारत में क्या करना है, आगमन करना स्टार्ट कर दिया है, आना स्टार्ट कर दिया है। तो 1712 और 1600 के बीच का जो काल है वो मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। तो मध्यकालीन की इतिहास की जो शैली है 712 से 1600 के बीच की जो एक शैली है वो इंडो अरबी स्थापत्य शैली है या फिर आपकी इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली है। इसके टाइम पीरियड में जो भी आपकी स्थापत्य बनेंगी, जो भी कुतुब मीनार बनेंगे, जो भी आपके जो भी मस्जिदें बनेंगी या फिर जो भी कबीले बनेंगे या जो भी मरकज़ बनेंगी या जो भी इस तरह की चीज़ें बनेंगी, वो आपका किस शैली के द्वारा बनेंगी, इस इंडो अरबी स्थापत्य शैली के विकास के द्वारा बनेंगी, इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के हिसाब से बनेंगी। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसका समझाने का उद्देश्य था। ये क्या था, इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला की जो है एक विशेषताएं हैं जो आपको पढ़नी है। वो विशेषताएं ये हैं कि ये पूरे जितना भी शासन रहा है मध्यकालीन इतिहास में शासकों का, हर किसी शासक की शैली पर इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि जैसे जो भी राजा आएगा, जैसे ए नाम का राजा आएगा तो ए नाम के राजा की स्थापत्य कला शैली अलग होगी, बी नाम का राजा आएगा उसकी स्थापत्य कला शैली उसकी रुचि के अनुसार होगी, सी नाम का शासक आएगा उसकी स्थापत्य कला अपने हिसाब से होगी, डी आएगा डी की अपने हिसाब से होगी। लेकिन सब पर इसकी विशेषताओं का प्रभाव जरूर होगा। थोड़ा वो चेंज जो है राजा अपनी रुचि अनुसार करवा सकता है। जैसे कि इंडो स्थापत्य कला में गुंबद बनते हैं तो वो अपनी रुचि के हिसाब से गुंबद तो बनाएगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं मोटा पतला छोटा अपने हिसाब से कर सकता है। वो शासक है, राजा है, वो कुछ भी करवा सकता है, लेकिन गुंबद तो बनेंगे। ठीक है, कोई ऊंचा बनवा लेगा, कोई नीचा बनवा लेगा। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं, इसमें मध्यकालीन इतिहास में कितने भी शासक आए हैं, सबने अपनी रुचि के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस या बदलाव करवाए हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो एक शैली काम करेगी, वो शैली जो काम करेगी वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य या इंडो अरबी स्थापत्य शैली काम करेगी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अब जो है मैं आगे की तरफ चलता हूं, इंडो अरबी स्थापत्य शैली की मैं क्या बात करता हूं, विशेषताओं की बात करता हूं। विशेषताएं, तो नंबर 1 जो मैं विशेषताएं की बात करूंगा, इसमें ये सबसे ज़्यादा मेन है। इसमें जो है इंडो अरबी स्थापत्य कला में जो विकास हुआ था वो आपका शासकों के द्वारा गुंबद
गुंबद एवं मेहराब का प्रयोग बड़ी मात्रा में हुआ था या प्रमुखता के साथ हुआ था। किसका? गुंबद और मेहराब का प्रमुखता के साथ। गुंबद मतलब कि आपका ये, तो ये आपका गुंबद हो चुका है। और गुंबद जो है अर्ध होता था, ठीक है, अर्ध, तो ये आपका गुंबद हो गया। अगर मैं मेहराब की बात करूं तो मेहराब ये आपके मेहराब हो गए। तो दोनों में फर्क ध्यान रखना। तो पहली सबसे ज्यादा प्रमुखता जो इसके पाई गई है इसकी विशेषताओं में, तो वो आपकी कौन सी है? गुंबद और मेहराब। तो गुंबद और मेहराब जब प्रमुखता के साथ पाया गया है तो इस शैली को एक नाम दिया गया है मेहराब शैली। क्या नाम दिया गया है? मेहराब शैली। इंडो अरबी स्थापत्य कला शैली एक बड़ी चीज है, उसके अंदर अगर गुंबद बने हैं और उसके अंदर आपके अगर मेहराब बने हैं तो उसको अलग से एक शैली का नाम दे दिया है जो छोटी शैली है, उप शैली है, जिसका नाम है मेहराब शैली। जिसे अगर आपने अपने घर में, जैसे आप बैठे हैं अपने घर में, आपको मन सिक्की सटकी के जो मुगल शासक थे या दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, तुर्क शासक जो थे, उन्होंने अपने घर इस तरीके से बनवाए थे, तो मैं भी बनवाऊंगा। तो आपने जो है मेहराब अगर बनवा दी हैं, अगर आपने गुंबद अगर बनवा दी हैं, तो वो क्या उनकी शैली है? मेहराब शैली। या फिर आपके यहाँ मस्जिद जो है देखी होंगी आपने, गुंबद बने हैं बड़े बड़े, या गुरुद्वारे अगर बने हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं किस शैली का विकास हुआ है? मेहराब शैली का। दूसरा पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखो मेहराब, आगे चलो इसको और समझेंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपका लेकर आया हूं इसमें। दूसरा पॉइंट जो है, यहां के जो आपके बनते थे अरबी स्थापत्य कला में या फिर इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में जो महल बनते थे, उनमें क्या होते थे? उनमें क्या होती थी? मतलब उनमें जालियां होती थी। क्या होती थी? जालियां। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है, तो यहां पर जो है जालियां लगी होती थी। जालियां देखी होंगी आपने, बहुत जालियां लगी हुई होती है। अगर आप कहीं घूमने गए होंगे इस तरह के स्थल पर, तो जालियां लगी होती थी। जालियां इसलिए लगी हुई होती थी उन स्थापत्य में क्योंकि वहां से प्रकाश आता था और प्रकाश जो है अच्छा माना जाता था। ठीक है, प्रकाश जो है अच्छा माना जाता था। तो दो अभी विशेषताएं हो चुकी हैं, एक तो मेहराब और एक गुंबद, और दूसरा क्या है आपका? महल में क्या होती थी? जालियां लगी हुई होती थी। क्या लगी होती थी? जालियां। तीसरी अगर शैली हम देखेंगे, कोई अगर मस्जिद बनी है, मस्जिद या कोई मरकज, ठीक है, या फिर कोई मकबरा, मस्जिद, मरकज, मकबरा, तो इसके चारों ओर क्या होती थी? मीनारें होती थी। क्या होती थी? मीनारें होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यही आपका जो है मकबरा है, तो यहां पर आपका एक, फिर यहां पर एक, यहां पर एक, और यहां पर एक, ये इस तरीके से चारों तरफ क्या है? मीनारे हैं। चारों तरफ क्या है? मीनारे हैं। तीन आपकी विशेषताएं हो चुकी हैं, गुंबद और मेहराब। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडो अरबी स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं बताइए, तो गुंबद और मेहराब होते थे, और उन महलों में जो महलें बनाई जाती थी, जो स्थापत्य बनाए जाते थे डिजाइन, उनमें जालियों का प्रयोग किया जाता था। जाली मतलब वो जाली नहीं जो लोहे की चलती है, लोहे की जाली नहीं, उसी घर में जो है सीमेंट जो होता था उसी में जो है कट पीस बना दिए जाते थे। मस्जिद, मरकज, मकबरा जो भी बनते थे उसके चारों तरफ क्या होती थी? मीनारें स्थित होती थी। फोर्थ पॉइंट, जो मस्जिद या मरकज या मकबरा का जो परिसर होता था, परिसर का मतलब जैसे कि कोई घर है और उसके सामने बहुत बड़ा क्षेत्र, ऐसी घास का मैदान जो पड़ा है, घर के सामने, मस्जिद के सामने या फिर मकबरे के सामने जो क्षेत्र घास वाला पड़ा है, उसमें जो है परिसर, उसको परिसर बोलते थे। इस परिसर में किसका प्रयोग होता था? इस परिसर में फूलों का प्रयोग होता था और फुव्वारे का, और छोटी छोटी नालियां होती थी इसी में, छोटी नाली। तीनों चीजें समझ लेना, एक परिसर है उसमें फूल लगे हुए हैं और एक छोटी छोटी नालियां है और उसमें बीच में फुहारा लगा हुआ है और वो पानी है। तो मतलब परिसर में पानी का उपयोग किया जाता था। परिसर में पानी का उपयोग किया जाता था। वो कैसे? फुहारे के माध्यम से किया जाता था, और वो फूलों भी लगाए जाते थे वहां पर, और छोटी छोटी नालियां भी थी उसके आसपास, जिससे पानी वहां से जा सके रास्ते के माध्यम से।
तो ये क्यों क्यों होता होगा? एक तो यह है कि परिसर को जो है, अगर पानी वहाँ पे हमेशा रहेगा तो परिसर जो है वहाँ पे क्या रहेगा, शीतलन रहेगी, ठंड रहेगी, ठंडा रहेगा। दूसरा एक धार्मिक उद्देश्य भी हो सकता है कि किसी भी इस तरह के उसमें जो है मरकज़ में जाओ, मकबरे में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिद में जाओ, तो कहीं ना कहीं पहले स्टार्टिंग में आपको जो है पानी दिखाई देगा, जिससे कि आप वहाँ पे अपने हाथ पैर या मुंह धो सकें, तब अंदर एंट्री करें। तो एक जो है धार्मिक उद्देश्य भी हो सकता है, और एक आपका जो है शीतलक उद्देश्य भी हो सकता है कि परिसर को ठंडा रखना है। और तीसरा उद्देश्य जो हो सकता है एक सजावटी उद्देश्य भी हो सकता है कि खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। जैसे शादी में आप जाते हैं तो शादी में एंट्री करते हैं आपको फुहारा दिखता है, तो ना तो वहाँ तो कोई धार्मिक उद्देश्य है और ना ही वहाँ पर कोई शीतलन करना है उनको, वो किस लिए है, सजावट के लिए, खूबसूरती दिखती है उसमें। ठीक है, तो कितने हो गए, गुंबद और मेहराब 1, महल उसमें जाली 2, मस्जिद मरकज़ में चारों तरफ मीनारे 3, और परिसर में जो फूलों फुहारों के साथ छोटी नालियाँ में पानी का प्रयोग होता था, 4th हो चुका है। यहाँ पर जो है अब इसको बनाने के लिए जो महल बनते थे या फिर जो आपके गुंबद बनते थे और मेहराब बनते थे, इनके लिए जो प्रयोग होता था वो आपका प्रयोग होता था चूना। ठीक है, चूना या फिर आपका जिप्सम, और तीसरी चीज़ गारे का भी प्रयोग होता था इनको जोड़ने के लिए, बनाने के लिए। जो कोई चीज़ बना रहे हैं आप, गुंबद बना रहे हैं, तो कुछ उसको जब निर्माण करने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करते थे। जैसे कि आजकल तो सीमेंट चलता है, उस टाइम पे तो सीमेंट नहीं चलता था ना, तो चूना, जिप्सम, गारे, इन चीज़ों का प्रयोग होता था। इसको जल्दी बनाओ, अभी और भी इसमें विशेषताएँ हैं। स्थापत्य कला की छठी विशेषता देखते हैं, जो अरबी या फिर इस्लामिक स्थापत्य कला है, इंडो इस्लामिक। तो इसमें जो है आपकी छठी विशेषता में अगर आपको बताऊं तो अभी तक प्राचीन काल में आपने, जहाँ तक उम्मीद है मुझे, सुना होगा या पीछे मेरे से पढ़ा होगा कि उसमें जो है अलंकरण के लिए, सजावट के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, मूर्तियों का। अगर आपको गुफा सजानी हो, मंदिर सजानी हो, सजावट करनी हो, तो उसमें मूर्तियों के द्वारा उसको सजाया जाता था, या फिर मानव पशु की आकृतियों के द्वारा उसको सजाया जाता था। तो मूर्तियों का प्रयोग और मानव पशु का प्रयोग क्या हो चुका था, अब कम हो चुका था इस इंडो अरबी स्थापत्य शैली में, या फिर इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में इनका प्रयोग कम हो चुका था। अब जो है नई स्थापत्य या नई सजावट की शैली का विकास हुआ था, जिसको बोल सकते हैं आप अरवेस्क तकनीक। ठीक है, अब ये अरवेस्क तकनीक समझ लेते हैं ये क्या होता है, क्योंकि प्राचीन काल की तकनीक सजावट की वो तो हमारी समाप्त हो चुकी है, यहाँ पर चल नहीं रही है वो। यहाँ पे एक नई तकनीक थी, अरवेस्क तकनीक। इसमें क्या होता था, ज्यामितीय ढंग से मतलब बड़ी नाप तोलकर, सारे कोण नापकर, बड़ी लंबाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें नापकर, बड़े हिसाब से मेजरमेंट करके उसको क्या बोलते थे, ज्यामितीय ढंग से। और दूसरा सुलेखन का मतलब बड़े बढ़िया राइटिंग में, बहुत अच्छी खूबसूरत राइटिंग में, ये वाली राइटिंग नहीं, बड़े बढ़िया साफ साफ लफ्ज़ों में सुलेखन। वानस्पतिक अलंकरण करते थे। अब इसको पूरे को मैं समझा देता हूं क्या है। ज्यामितीय ढंग से मतलब कि मैंने एक बहुत माप तोल के एरिया ले लिया महल के ऊपर, महल को सजाना है ना, या गुंबद को सजाना है, या फिर मरकज़ को, मकबरे को सजाना है, तो ज्यामितीय ढंग से मैंने कोई साइज ले लिया, ज्यामितीय ढंग से ये पूरा साइज नाप लिया मैंने। इसमें जो है मैंने सुलेखन तरीके से कुछ आयत लिख दी या फिर कुरान का कोई कलमा लिख दिया। और वनस्पतिक अलंकरण का मतलब मैंने एक बिल्कुल पत्ती के माध्यम से, ये यहाँ पर ये तो यही आपकी कौन सी तकनीक कहलाती थी, अरवेस्क तकनीक। कौन सी तकनीक, अरवेस्क तकनीक। तो ये जो है ज्यामितीय ढंग से आपकी सुलेखन के माध्यम से वनस्पतिक अलंकरण, ये वाली तकनीक आपकी चलती थी, ये वाला अब नहीं चलता था सजावट के लिए। तो ये क्या करते थे, सजावट करते थे इस तरीके से, सजावट या फिर अलंकरण करते थे। तो इस तकनीक को बोलते थे अरवेस्क तकनीक उस टाइम पर। ठीक है, ये करते क्यों होंगे, उस तकनीक का एक उद्देश्य रहा होगा। वो उद्देश्य ये रहा होगा कि आपका अच्छा लगे देखने में, थोड़ी एक जो है सिंपल वे जो है लगे कि देखने में थोड़ी खूबसूरती आए। क्योंकि अगर आप सिंपल अगर दरवाज़ा रखते हैं उस टाइम पर, तो वो सिंपल एक दरवाज़ा लाल पत्थर था, लेकिन उस लाल पत्थर के ऊपर अगर आप कुछ उकेर दोगे, उकेर का मतलब उसको खोद के कुछ उस पर बना दोगे, तो वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था उस टाइम पर। अभी भी लगता है बहुत ज़्यादा।
ये आपकी कौन सी हो गई, अरेबेस्क तकनीक हो गई। तो ये आपका छठा पॉइंट हो गया। अब मैं आपको 7वां पॉइंट बता रहा हूं, चारवाक शैली का प्रयोग यहां पर शासकों ने किया था। चारवाक शैली का विकास, चारवाक शैली समझ लीजिए क्या होता था। जो आपका मंदिर होता था, सॉरी, जो आपका मस्जिद होता था, जो आपका मकबरा होता था, उस मस्जिद या मकबरे के सामने एक बाग होता था, ठीक है। तो उस बाग को 4 इस तरीके से उसमें बांट दिया जाता था और उसको जो है 4 खानों में पूरा बराबर बराबर, यहाँ पे तो पूरा पूरा बराबर नहीं बट रहा, लेकिन ये यहाँ पर इस तरीके से सामने, जो मस्जिद के सामने जो स्पेस होता था, जगह होती थी, मरकज के मकबरे के सामने जो स्पेस होता था, उसको जो है बराबर साइज में बांट दिया जाता था। उसी को चारवाक शैली बोलते थे। और इसमें जो है अलग अलग क्यारियाँ होती थी। क्यारियाँ, क्यारियाँ मतलब कि वही जो फूल पत्ती की क्यारियाँ होती थी जो बहुत खूबसूरत लगती थी। और बीच में इसमें एक सड़क होती थी, ये इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से ये सड़क होती थी। तो चारवाक शैली का विकास यहाँ पर हुआ था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, चारवाक शैली पूछ लेंगे आपसे या फिर अरेबेस्क तकनीक पूछ लेंगे। तो मैं बहुत आसान बता रहा हूँ, ये विशेषताएं पढ़ा रहा हूँ। 4-5 बता चुका हूँ, ये 2 अभी और आई हैं, अभी 2 और बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। तो ये आपकी छठी, ये आपकी 7वीं। अगली जो है आपकी शॉर्ट टैनिंग तकनीक। शॉर्ट टैनिंग तकनीक ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी हो या यूकेपीसीएस हो या यूपीपीएससी हो या कोई सा भी और लोअर एग्जाम हो, उनमें यही चीज निकल कर आती है, शॉर्ट टैनिंग तकनीक। शॉर्ट टैनिंग का मतलब एक तरीके से शॉर्ट पास। तो यहाँ पे क्या होता था, ये मस्जिदों पर या मरकज़ों पर या मकबरों पर कुछ इस तरीके से शिलालेख लिख देते थे। शिलालेख का मतलब पत्थर पे कुछ लेख, शिलालेख का मतलब पत्थर, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर कुछ लेख लिख देते थे जो बहुत दूर होने के बावजूद भी पास दिखते थे। तो वो किस तकनीक का प्रयोग करते थे, शॉर्ट टैनिंग तकनीक। कौन सी तकनीक, शॉर्ट टैनिंग तकनीक। मरकज पर मकबरे पे कुछ चीज लिख दिया, दूर से भी वो पास दिख रही है, तो एक अच्छी तकनीक का प्रयोग करते होंगे। तो ये आपका कौन सा पॉइंट है, 8वां। अगला जो है आपका पितरा। पितरा तकनीक, ये इतनी काम की नहीं, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए। पितरा तकनीक में क्या होता है, कोई पत्थर जो है, कोई पत्थर, उसको बड़े अच्छे तरीके से साफ तरीके से काट उठ के नुकीला बनाकर उसको जो है दीवार में जो है लगाते थे, जिससे डिजाइन बने। जैसे आप पहले कभी घर देखते थे तो घरों में जो है पता नहीं कलीजी टाइप में जो लगती थी फर्शों में, तो वो पत्थर जो है काट काट के बीच में लगा दिया जाता है, जिसे बड़ा देखने में अट्रैक्टिव लगता था। आजकल तो वो फेल हो चुके हैं, लेकिन उस टाइम पर वो लगता था। वो पितरा तकनीक थी कि किसी पत्थर को काट के उसमें फिट कर दें, जिससे कि वो देखने में जो है खूबसूरत लगे। बहुत सारे पत्थर जो है कलर उलर करके उनको फिट कर दिया जाता था। तो वो कौन सी तकनीक थी, पितरा दूरा तकनीक थी। लेकिन आप पितरा तकनीक ध्यान रखिएगा। तो इसमें विशेषताओं में कितनी तकनीक आपको समझ में आई है, अरेबेस्क तकनीक, ठीक है, दूसरा आपका चारवाक शैली, तीसरा आपका शॉर्ट टैनिंग तकनीक, फिर आपका पितरा तकनीक, और एक मैंने आपको मेहराब शैली भी बताई है, ठीक है। मेहराब शैली में गुंबद, ये आपका ये समझ में आया होगा आपको, जाली होती थी, परिसर में पानी होता था, ये सारी चीज़ें, प्रस्तर का प्रयोग होता था, जिप्सम गारे का, इनका चूना का प्रयोग होता था। समझ में आ रहा ना, बहुत है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा, इसको मैं जल्दी बोलता हूँ, जल्दी पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। आराम से वहाँ पढ़ाऊंगा जहाँ पर टेक्निकल चीज़ होगी, क्योंकि इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मैं कहूँगा आपसे कि जाली होती थी तो बताओ इसको कैसे समझाऊँ, जाली होती थी तो होती थी। अब एक इसमें आपको मैं डिफरेंस करता हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है समझना। एक थी आपकी लिंटर सहतीर शैली, लिंटर सहतीर शैली, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, और एक है आपकी मेहराब शैली जो आपने अभी सुनी है। लिंटर सहतीर शैली आपकी कब की थी, वो आपकी प्राचीन काल की थी, मैं बताऊंगा अभी कैसे आपको समझ में आएगी वो। और मेहराब शैली तो अभी आप देख ही रहे हैं, मध्यकालीन की, तो मैं अभी बता देता हूं आपको। लिंटर सहतीर शैली, और दूसरी आपकी है आपकी मेहराब शैली। दिख रहा है उधर, चलो मैं इधर बोल रहा हूं, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो। प्रवेश, पहला पॉइंट है प्रवेश। ये लिंटर सहतीर शैली जो थी, लिंटर या फिर इसको लिंटल भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी प्राचीन काल की थी, मतलब कि 712 से पहले की, और ये आपकी मध्यकालीन की है, मतलब कि 712 की बात की। तो लिंटर सहतीर शैली
में जो स्थापत्य कला बनती थी तो उसमें जो प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार वो इस तरीके से होता था आपका। ये आपका जो है लिंटर जिसको बोलते थे आप, या लिंटल बोलते हैं। तो पहले कभी उसके ऊपर को गुंबद बनते थे, वो चीज़, सॉरी गुंबद कह रहा हूँ, उसके ऊपर वो जो है शिखर बनते थे, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, लिंटर होता था। क्या होता था, लिंटर होता था। लेकिन यहाँ पे जो प्रवेश द्वार थे, यहाँ के प्रवेश द्वार में जो है मेहराब शैली के अंदर क्या हो चुका था आपका, इस तरीके से मेहराब बन चुके थे। ये तो यहाँ पर जो है प्रवेश द्वार में मेहराब का और किसका प्रयोग होता था, गुंबद का या फिर गुंबद का, इस तरीके से। तो यहाँ पे खाली होता था हालांकि ये, तो यहाँ पर लिंटर बना हुआ होता था, यहाँ लिंटर नहीं होता था, यहाँ मेहराब शैली का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मेहराब शैली में गुंबद या फिर क्या बने होते थे आपके, गुंबद या फिर आपके मेहराब बने होते थे। इसमें आपका लिंटर बना होता था। तो पहला पॉइंट आपका लिंटर और सहतीर में, लिंटर सहतीर में और मेहराब शैली में यही डिफरेंस है, प्रवेश द्वार और इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये डिफरेंस हो चुका है आपका। दूसरा पॉइंट आपका लेना है शीर्ष। शीर्ष तो वही जो मैंने आपको बताया अभी। इसके शीर्ष पर क्या होता था, इसके शीर्ष पर आपका एक तरीके से शिखर बना होता था। शिखर होता था बक्राकार, ठीक है, बक्राकार या शंक्वाकार होता था। इसके ऊपर क्या होते थे, गुंबद बने होते थे या फिर आपके गुंबद बने होते थे या फिर आपके मेहराब बने होते थे। ठीक है, गुंबद या मेहराब बने होते थे। तो ये दूसरा पॉइंट था इसका। ये फर्क आपको ध्यान रखना, फर्क मैं फर्क क्या बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट, इसमें आपकी मीनारें नहीं होती थी। प्राचीन काल में कहीं मीनारें सुना है आपने, नहीं सुना होगा। इसमें चारों तरफ क्या होती थी, मीनारें होती थी। मीनारें होती थी। इसमें क्या है, मीनारें नहीं होती थी। चारों तरफ क्या होती थी, मीनारें नहीं होती थी। तो ये तीन आपको विशेष तौर पर जो है ध्यान रखना है। वो विशेष तौर पर ध्यान क्या रखना है कि लिंटर सहतीर शैली थी एक, जो प्राचीन काल में थी। एक मेहराब शैली थी जो आपकी मध्यकालीन में थी। लिंटर सहतीर शैली में जो है लिंटर बने होते थे आपके प्रवेश द्वार में, और इसमें जो है मेहराब शैली के अंदर लिंटर ना बनकर क्या बने होते थे, लिंटर ना बनकर आपका गुंबद बने होते थे या फिर आपके मेहराब बने होते थे। फिर आपका शीर्ष क्या होता था, शीर्ष में वही आपका शिखर बने होते थे। लिंटर सहतीर शैली में शिखर बने होते थे और आपका इधर जो है गुंबद और मेहराब बने होते थे। इधर जो है मीनारों का प्रयोग नहीं होता था। लिंटर सहतीर शैली में मध्यकालीन में मीनारों का प्रयोग होता था। एक और फर्क अगर आपको लिखना है तो यहाँ पर प्रस्तर का प्रयोग किया जाता था, ओनली प्रस्तर का। यहाँ पर जिप्सम का भी प्रयोग किया गया है। मेहराब शैली में आपका चूने का भी प्रयोग किया गया है और गारे का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। मैंने आपको बताई है 2-3 मुख्य बातें, वो उनको ख़त्म कर रहा हूँ। इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली कैसे हुई है, पश्चिमी देशों से इस्लामिक शासकों ने हमला किया है, यहाँ की शैली में उन मिल गए हैं, तो भारतीय और इस्लामिक शैली मिली, तो क्या शैली का विकास हुआ, इंडो अरबी शैली या फिर इंडो, क्योंकि अरबी भी आए थे इसलिए इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली या फिर इंडो अरबी स्थापत्य शैली जो है यहाँ पे विकास हुआ। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं कि कुछ मेहराब होते थे, गुंबद होते थे, आपका कुछ तकनीक होती थी, चारवाक, शॉर्ट टैनिंग और पित्रादूरा या फिर आपकी अरवेस्क तकनीक, और इसी के साथ आपका जाली लगी होती थी, परिसर में पानी का प्रयोग होता था और ज्यामितीय ढंग से सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे वो अलंकरण में। ठीक है, इतना समझ आ चुका ना आपका, ये बहुत कॉमन है। ये जो प्राचीन काल की है आपकी लिंटर सहतीर शैली कहलाती थी और मध्यकालीन की आपकी मेहराब शैली कहलाती थी। मेहराब में ये पॉइंट बता दिए और लिंटर में वो बता दिए, जो डिफरेंस हो चुका था। चलिए ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अभी मैंने सिर्फ कुछ विशेषताएं बताई हैं इसकी। मेन चीज़ जो है आप दिल्ली सल्तनत से पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो GKTSL था, मतलब कि गुलाम वंश, तुगलक वंश, आपका तुगलक वंश के बाद खिलजी पहले जो है, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, उसके जो राजा हैं उन्होंने अपनी अपनी शैली कुछ रुचि अनुसार बदली है, वो अलग से पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। आज के लिए इतना रखते हैं और प्लीज़ थोड़ा बहुत लग रहा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा मेहनत, या फिर अच्छी लग रही है वीडियो लाइक करके बता दीजिएगा या शेयर करके बता दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
सिर्फ आज के लिए इतना रखते हैं, जल्दी अगली वीडियो। थैंक यू सो मच।